अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आजकल तमाम तर पाकिस्तानियों की, स्पेशल अगर मैं कहूँ कि जवान जो हैं उनकी तवज्जो एक ही केस पर है। मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगी कि हमने वीकेंड पे क्या किया। वीकेंड पे हम तमाम तो लोग एक ही चीज़ देख रहे थे, क्योंकि टेलीविज़न पे एक ऐसी ख़बर जिसने हम तमाम तो लोगों को अपने साथ इमोशनली अटैच कर लिया है। वो एक जवान लड़का जिसकी आंखों में बहुत ख्वाब थे, और वो एक जवान लड़का जिसके अब आज नहीं, आप उसके आज से 2-3 साल पहले के इंटरव्यूज़ देख सकते हैं कि किस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा था कि वो कितनी कम उम्री में उस लड़के के पास कितने अच्छे बिजनेस आइडिया से, ना सिर्फ बिजनेस आइडिया से बल्कि उस लड़के ने बड़े अच्छे तरीके से ना सिर्फ कि खुद अच्छा एंटरप्रेन्योर था बल्कि उसने बाकी लोगों को भी सपोर्ट किया, और फिर उसकी आंखों के वो तमाम तर ख्वाब ख़त्म कर दिए गए। बेदर्दी से उन्हीं आँखों को बंद कर दिया गया। मैं बात कर रही हूँ शहीद मीर रज़ा के हवाले से। वो जवान जो कि 28 जुलाई को घर से लापता होता है और 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है गुलिस्तान जौहर के एक पार्क से। ये ख़वातीन हज़रात अपनी तारीख़ अगर देखा जाए ना तो बड़ा एक अजीब नौइयत का केस है। क्यों? क्योंकि माँ बाप बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को कत्ल किया गया, और माँ बाप को ये बताने की कोशिश की जा रही कि नहीं, आपके बेटे ने खुदकुशी की है। कि उसके साथ साथ इस केस में जितनी भी चीज़ें होती रही माँ बाप को टेलीविज़न के थ्रू पता चलता रहा, और एक ऐसा केस है कि जिसमें माँ बाप के बयानात ही पुलिस कलमबंद कर ही रही। माँ बाप के इतने सवाल, लेकिन कहीं पर उन सवालात के जवाबात उनको नहीं दिए जा रहे। और आपको पता है इन तमाम तो चीज़ों में पहले तो मैं ज़रा कमेंट करना चाहूँगी हमारी आवाम को जो कि सड़कों पर निकली। मुझे लगता है कि वो सड़कों पर ना निकलती है हमारी नौजवान नस्ल, तो शायद इतना प्रेशर गवर्नमेंट पे ना पड़ता। फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं बार बार जो पुलिस की जानिब से नेग्लिजेंस जो सामने आई है, उसको छुपाने की कोशिश में किस तरीके से हर्ट किया जा रहा है फैमिली को, वो भी एक तरफ। लेकिन जो मैं कमेंट करना चाहूँगी वो है कि आप सोचें, किसी का जवान बेटा अगर इस दुनिया से चला जाए तो उसके लिए तो दुनिया ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पता है जुल्म और सितम क्या है कि वही फैमिली जिनका जवान इकलौता बेटा इस दुनिया से, और लाइक बच्चा, फाजिल बच्चा, सब बच्चे तो सबके साझे होते हैं, सब बराबर होते हैं, लेकिन वो बच्चा जिसके बहुत सारे ख्वाब थे, वो बच्चा जो कि एक कामयाब बच्चा था, जब उस दुनिया से चला गया और जिस तरीके से दुनिया से गया, बजाय कि वो ग्रीव कर सकें, वो अपने बच्चे को पुरसुकून सुकून से बैठ के रो सकें, वो उसके लिए इंसाफ के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। और जिस तरह से कब्र कुशाई की, तो सोचे आसान चीज़ नहीं होती है। वालिदैन उससे भी गुजरे, क्यों गुजरे? ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके, उनके शहीद बेटे को इंसाफ मिल सके और उन को पकड़ा जा सके जो कि कातिल हैं शहीद मीर रज़ा के। इस वक्त मेरे साथ मीर हुसैन अली जो कि फ़ादर हैं शहीद मीर रज़ा हैं, मेरे साथ उनके चचा इस्लामाबाद से मीर शहरयार अली ख़ान, क्योंकि हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो कैसा भतीजा था। हम तो भी इसको एक ऐसे ताजिर जानते हैं ना, लेकिन वो घर में कैसे थे, हम इस वाले से बात भी करेंगे। और पूरे केस पे नज़र रखे हुए हमारे रिपोर्टर शहनवाज अली कादरी, वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम तो लोगों को अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। और सबसे पहले तो मीर साहब ताज़ियत कबूल कीजिए मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की जानिब से और मेरे चैनल की जानिब से। यकीनन ये लम्हा आपके लिए कोई आसान नहीं है। आप लोग थके भी हुए हैं, आप लोग सो नहीं पा रहे, क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि आप लोग कभी आप कब्रिस्तान जा रहे हैं, कभी आप लोग अदालतों का रुख कर रहे हैं, कभी आप लोग मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स यू आर अवेलेबल ऑल द टाइम। सर, आपके लिए बिल्कुल आसान तो नहीं होगा। अभी तक जो चीज़ें हुई हैं, मुतमईन हैं आप उनसे? देखिए, बहुत शुक्रिया मदिया आपका कि आपने मॉर्निंग शो में अपने लिया। मैं देखिए, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। स्टिल अभी हम उस स्टेज पे खड़े हैं कि हमारे साथ ऐसा लग रहा है कि खेला जा रहा है। देखिए, हमारे जज्बातों से खेला जा रहा है और बच्चे की बॉडी पे खेला जा रहा है। ठीक है, उसकी वो शहीद हो गया। अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं देखूं कि हमें जुडिशनल कमीशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी, आप एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना रहे हैं आमिर फारूकी की सरबराही में, बिल्कुल वो बनाएं। वो 4 दिन वर्किंग करेगी, हमें पता लग जाएगा वो किस रुख पे जा रहे हैं। अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हम उसको डेफिनेटली उसको जैसे हाईलाइट पहले हमने किया टीम के बारे में, उनको भी हाईलाइट करेंगे। मगर कल समझ नहीं आया कि ये क्यों ऐसा हुआ कि टीवी के ऊपर कुछ बयान दिया जा रहा है और हमारे पास आके कुछ बयान दिया जा रहा है। टीवी पे हमारी रिपोर्ट्स को एक बच्चे की हमने 2 कब्र खुशाई कराई है जी, और उस रिपोर्ट को जो कब्र खुशाई कराने के बाद हमने जुडिशनल मजिस्ट्रेट के सामने
एज पर फॉलो मतलब लॉ को फॉलो करते हुए हमने जो मजिस्ट्रेट साहब ने अपने सामने सारी कब्र खुशाई करवाई है, अपने सामने सैंपल्स कलेक्ट कराए हैं, अपने सामने उनको सील करवाया है, अपने सामने सारी चीज़ें करवाई हैं, उसकी तफ्कीन हुई दोबारा। और कल रात में बोला जा रहा है कि ये ड्यूल रिपोर्ट्स की जो है ना मुतनाज़ा रिपोर्ट है, ये कल टीवी के ऊपर चल रही थी जी रात में, ठीक है जी। ये क्यों एक बच्चे की, अच्छा वो 8 लोग काबिल नहीं हैं, वो 8 लोग जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है दोबारा कब्र खुशाई करके आप लोग क्यों हमारे जज्बातों से वो कर रहे हैं? हमें समझ नहीं आ रहा कि ये किसको छुपाया जा रहा है, इसमें क्यों इतनी भाई आपने अगर SHO जौहर को जो है ना वो कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, आपने इधर से टीम मूव कर दी है, तो कोई खामियां थी ना, आपने ऐसे ही कर दिया उनको चेंज, आपने उनको तो ऐसे ही तहलील कर दिया, कोई मसला था तो आपने तहलील किया ना। देखें ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप लोगों को भी देखना चाहिए। मैं मीडिया का पहले ही बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ पहले दिन से खड़े रहे और आज तक खड़े हैं, हमारी हर बात को, हर सच्चाई को सामने लेकर आते रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो 30 तारीख से मीडिया को बता रहे हैं वो जाके सच भी हो रही हैं बातें, ठीक है जी। ना हमारे साथ वीडियो शेयर की जाती है, हम मांगे जा रहे हैं हमें गेस्ट हाउस की वीडियो दी जाए, वो नहीं दी जाती है। हमारे पास से रात में अचानक इधर से जो है वैसे बताइए गेस्ट हाउस के हवाले से कोई अपडेट आई है? जैसे आपने बात भी की कि जो गेस्ट हाउस के जो बंदे भी थे, जब आपने बात भी की तो वो ना सिर्फ वो भागे बल्कि भाग के वो दूसरी जगह भी उतर के दीवार टाप के वो कहीं और भी चले गए, तो उसका नहीं अभी तक पता चल पाया कि गेस्ट हाउस के हवाले से कोई चीज सामने आई हो, इंकशाफात सामने आए हो? जी मदिया, मैं यही तो सवाल है हमारे, यही तो सवाल है। और उसको उस चीज़ के ऊपर कि हमें ना वीडियोस, ना वो स्विफ्ट वाला जो गाड़ी आके खड़ा है, ना बंदे वो, ठीक है जी। सिर्फ इतना बताया गया था इधर SHO के भाई कोई उमरकोट का है, कोई कहीं का है, कोई इधर कहीं के लड़के हैं, मगर हमें नहीं बताया जा रहा, हमारे से वीडियो शेयर नहीं की जा रही। अभी कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, रात में हमारे पास से सिक्योरिटी भी मूव हो गई, जो सिक्योरिटी हमें दी गई हुई थी, ठीक है। कल रात 1 बजे से हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। एक अजीब बंदा लाके इन्होंने इधर खड़ा किया, जिसने जब हम रैली में से आए उसने पूरा कल तो बल्कि खोल दिया हुआ था। दाखिला भी आपकी तरफ आए हैं, कल तो मुर्तजा वहाब भी आपकी तरफ आए हैं, गो कि हम ये देखते रहे कि भी हुकूमती नुमाइंदा भी कोई आपके पास आया, दादर से आप लोगों की जाए। कल अगर वो फाइनली आ भी गए तो तोहफा दे दिया कि सिक्योरिटी भी ले लिया आप लोगों से। देखे जी, जब हम आए ना रैली में से तो यहाँ पर जो है आए तो इसने टेंट खोला हुआ था। मैंने आते ही पूछा, एक बहुत अजीब सा बंदा था, मतलब उसको अगर कोई मतलब कोई मुझे नहीं समझ आया वो किस टाइप का पुलिस वाला था। मैंने बोला आपने ये टेंट क्यों पूरा खोल दिया है? बोला नहीं जी पहले से खुला हुआ था। मैंने बोला नहीं, हो ही नहीं सकता, हम रोज़ जाते हैं, रोज़ हम प्रोटेस्ट में जाते हैं, हम आते हैं तो इधर ऑलरेडी सिक्योरिटी मौजूद होती थी, मगर ये कभी टेंट नहीं खोला हुआ था उन्होंने। तो बोल रहा नहीं। फिर उसके बाद हम ऊपर चले गए तो ऊपर से मैं जैसे ही देखता हूँ तो कुर्सी साइड में रखी हुई है, वो गायब, पुलिस वाला चला गया यहाँ से। मैंने SSP जुबैर को जो है ना इन्फॉर्म किया था रात में ही, ठीक है जी, मगर वो भी चले गई। अब रात में जब हम टीवी देखते हैं तो वज़ीर दाखिला हमारे साथ बैठकर गए हैं, और जब मैं टीवी देखता हूं तो टीवी पे नज़र आ रहा है कि वो बता रहे हैं कि ये दूसरी रिपोर्ट जो है उनको हमें बताना चाहिए था, उन्होंने मीडिया में क्यों बताया। और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी, आप कभी किसी डिपार्टमेंट को नहीं बताते, मीडिया को बताते हैं। आपने हमारे 10 दिन की चीज़ें सारी मीडिया पे बताई है, आपने तो हमारी नहीं बताई। एक डॉक्टर साहिबा ने, अगर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है जी, वो मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है जी, वो 8 लोग हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, ना हमारे से कभी ज़िंदगी में, उनकी सारी ज़िंदगी 50 साल की उम्र में कभी किसी बंदे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। वो 8 के 8 जो पैनल के अंदर थे। अब आप कह रहे हो कि ये मुतनाज़ा रिपोर्ट है, हम इसको जो है ना वो करेंगे, उसामा को आप डिफेंड करने जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसामा ने तो गन शूट का बनाया है। उसामा ने जो कपड़े भेजे थे बच्चे के, कल रात में रिवील हुई है जो रिपोर्ट, जिसके ऊपर जियो बता रहा है कि उसके कपड़ों पे तेज़ाब, उसको जलाया गया, तेज़ाब की रिपोर्ट आ गई। तो अब ये क्या चीज़ें हैं हमारे पास? आपको 11 दिन के बाद आने का ख्याल क्यों आया? हम पहले दिन से एक माँ बाप चीख रहे थे, तो हुकूमत उस टाइम पे क्यों नहीं आई हमारे पास?
क्यों नहीं आई जी? अच्छा ना सर, उस बल्कि टाइम पे हम ये क्यों भी नहीं देख आई? रहे हैं क्यों कि किसी की डॉक्टर बात सुमैया सुन जो के कि पुलिस उसको सर्जन हुए हैं थे? उन पे भी बार क्यों बार किसी के माँ बाप की तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं का सुन रहे थे? इज़हार कहीं ना माँ किसी बाप तो तरीके से पहले किया दिन जा से रहा है, कह जैसे था। भी रिपोर्ट आई है तो अभी प्रॉब्लम है। और वाकई जो सवालात उन्होंने पहले रेस किए थे, जो हमने भी शाजिब खानदादा के शो में देखे थे, और नॉर्मल बंदे को भी पता है कि अगर गोली जिस जगह से लगेगी तो जो उस जगह का सुराख छोटा होगा, जो उसका एग्जिट होगा वो सुराख बड़ा होगा। बहुत सारी चीज़ें तो ऑब्वियस थी, उसके बावजूद जो खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है कि उसके पीछे वो क्या अपनी नेग्लिजेंस छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी निकम्मापना जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं अपने वाइफ का भी मोबाइल दे देता हूँ, बेटी का भी मोबाइल दे देता हूँ, सारों की वॉइस आप हमारी उठा के ना टीवी चला दें। 26 साल की रज़ा के मोबाइल की वॉइस भी उठा के टीवी पे चला दे, मगर इन दी एंड मुझे बताया जाए कि मेरे बच्चे की बॉडी वो उसको तशद्दुद किसने किया है, उसको मारा किसने? भाई आप लोग को पता है, आप ये क्यों नहीं बता रहे? आप लोग इतने दिन में, एक दिन में डॉक्टर आकाश के बंदे मिल जाते हैं, ठीक है जी, एक दिन में मिल जाते हैं, क्यों मिल जाते हैं? हमारा क्या कसूर है? हमने क्या किया है? हम इधर पैदा हो गए, हमारा कसूर है कि हम इधर पैदा हो गए, हम इधर बड़े हो गए? हमारा क्या कसूर है कि मेरा बच्चा टैक्स देता रहा? हमारा क्या कसूर है? मेरे बच्चे का कसूर बताया जाए। ये देखें, अब ये कल के बाद से चीज़ नज़र आने लग गई है कि अब इसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारी एक कब्र खुशाई हमने कराई है, उससे खेला जा रहा है। कल के बयानात देख लें आप जी, रात में जो वज़ीर दाखिला साहब टीवी के ऊपर आए हैं जियो पे, आप उनको देखें तो वो क्या रहे हैं और हमारे पास आके क्या कह रहे हैं। आप प्लीज़ उसको देखें और फिर उसके ऊपर बात करें। आप प्लीज़ उसको देखें, मैं गुजारिश करूँगा, प्लीज उसको सुने जी बिल्कुल। कि हमने वो देखा कि डॉक्टर वो शाजिद खानदादा के शो में भी एक दिन पहले आए, उसके बाद फिर वापस में भी आए हैं। मुझे लेकिन एक से एक बात कहना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी मीर साहब, कि आपको नहीं लगता कि बहुत सारी पर्सनल जो वैसे डेटा में शेयर करके वो लोगों की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं, मीर रज़ा के बहुत सारे से मैसेजेस निकाल के, बहुत सारी चीज़ें निकाल के? अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि शहीद मीर रज़ा के वालिद साहब दोबारा कांटेक्ट करें, उनकी ज़रा लाइन के साथ प्रॉब्लम होगी। उनके चाचा हमारे साथ मौजूद है, तो मैं आपसे भी शेयर जानना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि बहुत सारी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने रख के ऐसा लग रहा है कि वो जो केस की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोगों की केस को लेके? जी बिल्कुल, आप ऐसे सही कह रहे हैं। बिल्कुल, बेसिकली एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई है जिसमें वो नाकाम हुए। हमारा तो शुरू से, जिस तरह भाई भी बता रहे हैं, मेरा भाई तो डे वन से एक ही बात बोला था, हर तरफ जाके बोल रहा था कि ये एक मर्डर है। बट एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, लोगों के सामने पर्सनल चीज़ें लाके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने इस पे बहुत सारे लोगों को बोला है कि जो हर घर में मसले होते हैं, हर घर के कुछ ना कुछ बातें होती हैं, उसको अगर आप इस तरह लेके आएंगे, उससे एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे तो सच नहीं छुपता। सही। मुझे एक बात बताइएगा, बड़ा खैर पूछते हुए भी थोड़ा हो रहा है कि इतना हर आप लोग इतने गमगीन भी हैं, लेकिन आप लोगों को अपना गम मनाने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। कोई ऐसा फुर्सत का लम्हा आप लोगों को मिल पाया कि आप लोग बैठ के रो भी सके वो, क्योंकि इतनी जवान मौत है, और क्योंकि हम अभी तक देख रहे हैं कि बेटी हो, माँ हो, खुद हुसैन साहब हो, वो अपने बच्चे के लिए, अपनी इंसाफ के लिए, शहीद बच्चे के इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, हमें खुद तकलीफ हो रही है। कोई ऐसा मौका मिला आप लोगों को ग्रीव करने का? देखिए, नहीं, अभी तक हम लोग को ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि हम साथ बैठ के इस बारे में सोच सकें। मैं तो इतना जानता हूँ कि जो माँ बाप और बहन की हालत है वो तो एक अलग है, बट हम सब घर वाले, मतलब सबका ये आलम है कि रातों में हम नींदों से उड़ जाते हैं इस डर से कि वो बच्चा कितना तकलीफ़ में चिल्लाया होगा, उसने कितना दर्द सहा होगा, उसने किसका नाम पुकारा होगा, उसने किसको बोला होगा कि मुझे आके बचाओ। तो ये जो ख्यालात है ना, ये ख्यालात ना हमें सोने दे रहे हैं, ना हमें कुछ और करने दे रहे हैं। अभी तो सिर्फ हमारा एक ही मकसद है, जब तक कातिल सामने नहीं आएगा ना हमारी आवाज़ बंद होगी, ना हम इस बात पे हम बोलना ख़त्म करेंगे। मीर साहब, कोई लोग आपको देख रहे हैं, और अब आपका शायद बेटा एक ही था, लेकिन इस वक्त पूरे शहर के जितने भी लड़के हैं वो बिल्कुल ऐसे निकले हुए जैसे कि वो अपने बाप के लिए निकले हैं, और क्योंकि उनका बाप परेशान है, अपने भाई के लिए निकले हुए हैं। जैसे मैंने आपके भाई से भी बात की, आप लोग अभी तो कैसे कोई फुर्सत मिल सकी कि आप बैठ के अपने जवान बेटे को रो भी सके हो, क्योंकि हम मुसलसल आपको देख रहे हैं, आप तगोदों में लगे हुए हैं। मैम मदिया, मुझे बताएं कि मैं तो हर जगह अफसरदा हो जाता हूँ। अभी भाई ने बताया, बाकी में ऐसा फील होता है कि वो पुकार रहा है बाबा बाबा। मतलब आप मैं कल भी इन्होंने इसी तरह किया,
हमारे प्रोटेस्ट में किसी सिविलियन को भेजा, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी थी, वो हवाई फायर मारते हुए निकल गए। हैदराबाद चौरंगी के ऊपर वॉफल बार के बराबर रेंजर्स की चौकी है, उधर से वो लड़के सिविल कपड़ों में थे, तो पुलिस के बंदे हैं वो, उन्होंने वहाँ पर गोली मारते हुए, वो हवाई फायर मारते हुए गए ताकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। 3 दिन पहले भी शारे फैसल के ऊपर उसकी भी पिक्चर्स मौजूद है, जो कल हमने जुबैर साहब को दिखाई कि ये देखें आपके पुलिस वाले पहले SHO के साथ बैठे हुए थे, उसके बाद इन्होंने बच्चे की नाक तोड़ दी, लड़कियों के साथ आके बदतमीजी करके लड़ाई को बढ़ाते हैं, और उसके बाद जो है ना ये जानबूझ के किया जा रहा है। ठीक है जी, ये जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के किया। अरे एक बच्चा, अगर तुम लोग बोलते हो नो सुसाइड किया था, तो तुम लोग क्यों रोक रहे हो भाई? एक बच्चे की 8 लोग पॉजिटिव रिपोर्ट, दोबारा खबर खुशाई करके उसको निकाल के 8 काबिल अफसरान, 8 काबिल लोग इस कराची शहर के। आप मुझे बताएं ऐसी क्या, ये बताया नहीं क्या वजीर दाखिला की तरफ से कि रात के अंधेरे में 12 बजे क्यों रिपोर्ट चेंज की गई? क्यों? आपको उन 8 काबिल लोगों पे एतबार नहीं था? आपको क्या वो जामशोरों और हैदराबाद के डॉक्टर्स पे आपको एतबार था? आपको कराची के डॉक्टरों पे? हमें तो, हम जिस शहर के हैं उस शहर के डॉक्टरों पे एतबार है ना, पढ़े लिखे लोग हैं भाई। डॉक्टर ही मौजूद नहीं है, ये भी बड़ी हैरानी की बात है। बिल्कुल, आप ये देखें मदिया कि हमारे साथ जो है ना मेंटली टॉर्चर, कोई बात नहीं, आप कितना टॉर्चर करेंगे, हमारे बारे में बात करते रहे, हमारी चीज़ें बताते रहे, सब कुछ बताए, इन दी एंड आप हमें बताए मेरे बच्चे का इतनी बड़ी ज्यादती, इतना मारा, उसके गले में तेजाब डाला, उसके हलक में तेजाब डाला, उसके हाथ। आप हमें बताएं कि वो बंदा कौन है, हमें वो बंदा चाहिए बस। वो किसको छुपा रहे हो तुम लोग, और उसके लिए क्यों इतना आगे आ गए हो? 10-11 दिन तक तुम लोग हमारे पास नहीं आ रहे थे, अब आके तुम लोग बोल रहे हो कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, फलाना है। भाई इसका मर्डर है, हम पहले दिन से बोल रहे, कौन इन्वॉल्व है? सवाल है कि आपकी आपको बेटी क्या का इतनी बड़ी कातिल कौन जरूरत है? पड़ी ये कि सिर्फ आप सवाल आप लोग का है, ये तब पूरी कौम का सवाल है कि पूरी कौम जानना चाहती है कि वो कौन है कि जिसने शहीद मीर रज़ा को कत्ल किया। तमाम तो लोगों की नज़रें अब मीडिया पे हैं, और मीडिया पे जितने नज़रें ऑफ कोर्स वो देखे हुकाम बाला पे, हुकाम बाला कितनी जल्द इस केस को सॉल्व करते, क्योंकि अगर ये केस सॉल्व नहीं हो सका, इतनी तमाम ऑब्वियस चीज़ें सामने आने के बावजूद, तो अब जवान नस्ल जो हमारी है, हम उसका एतमाद अपनी स्टेट पे, अपने मुल्क पे कैसे बढ़ा सकेंगे? ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो शहीद मीर रज़ा है, ये सिर्फ इन फैमिली का लॉस नहीं है, अब ये लगता है कि पर्सनल लॉस, और इसी वजह से हम देखने के रोज़ इतने तमाम तो सैकड़ों नौजवान जो है वो सड़कों पर निकल रहे। क्यों? क्योंकि उनको शहीद मीर रज़ा के लिए जस्टिस चाहिए। आप दोनों एक बार फिर से मेरी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिएगा। शाहनवाज कादरी मेरे रिपोर्टर हैं जो मेरे साथ मौजूद है। शाहनवाज, ये तो हम देख रहे हैं कि एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती की जा रही, और इस सब में पिस कौन रहा है? शहीद मीर रज़ा के वालिदैन। मैं तो इस बात पर भी हैरान हूँ कि आपका जवान बेटा चला गया है, 11 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 11-12 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। इनको ऐसा कोई लम्हा नहीं मिल सका कि ये अपने बेटे को रो सकें और सोचे कब्र कुशाई करना इटसेल्फ, और वो भी कितने दिनों के बाद। कितना मुश्किल फैसला होगा इनके लिए भी कि अपने बेटी के आखिरी आराम का कोई एक बार फिर से उसको खोद रहे हैं। बिल्कुल, मैं सेकंड डे जब इस वाक़े के इनके फादर से मिला था तो उनकी हालत देख के मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ कि वकीरन किसी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन इस केस के हवाले से अगर हम बात करें तो ये केस शुरू से ही पेचीदा है। पहले मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं कि ये केस शुरू होता है 27 जुलाई को रात 11:15 बजे। मीर अपने ऑफिस या दुकान जाता है, वहाँ से पिस्टल उठाता है, अपनी गाड़ी में रखता है। उसके बाद फिर वो 2 बजे के करीब जो है अपने अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफ़र करता है अपने अहल खाना को। तकरीबन ये एग्जैक्ट टाइम होगा 2:25 या करीब, दोनों अकाउंट्स में वो ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद अपना वो व्हाट्सएप अकाउंट डीएक्टिवेट करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, फिर वो जाता है 3:15 बजे अपने घर पर, अपनी जो कार की कीज़ होती हैं, दुकान की कीज़ होती हैं, वॉलेट होता है, डिजिटल वॉच होती है, वो इवन के लाइटर वो गाड़ी से निकालता है और अपने कमरे में जाकर रख देता है, और डिजिटल वॉच की जो लोकेशन है ऑफ कर देता है। अब उसके बाद फिर क्या करता है, वो वहाँ से अपनी वालिदा के पास जाता है और 45,000 रुपये करीब जो पूरे दिन की सेल होती है वॉफ्लेक्स की, वो अपनी वालिदा के सराहने रखता है। उसके बाद घर से निकलता है, उसके पास 2,000 रुपये होते हैं और एक मोबाइल फ़ोन होता है। फिर वो ऑनलाइन गाड़ी वो मंगवाता है, ऑनलाइन गाड़ी में बैठता है। तकरीबन 4:16 के ऊपर वो आखिरी कॉल करता है अपने दोस्त अब्दुल्ला को। 3 मिनट की उसकी बात होती है। 4:22 पर वो अपना फ़ोन ऑफ कर देता है। इस दौरान वो गाड़ी में गाने भी सुन रहा होता है। ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो बहुत कोई स्ट्रेस में वो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपना स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहा हो। 4:22 के बाद 4:35 के ऊपर करीब उतर कर वो गुलिस्तान जौहर पर वॉक करता हुआ नजर आया है। 4:35 पे वो अपना मोबाइल फ़ोन फेंक देता है।
और 4:38 पर वो आखिरी बार सीसीटीवी में नजर आया है। उसके बाद 29 तारीख की जो सुबह है 12 साढ़े 12 के करीब उसकी लाश मिलती है, यानी कि 20 या 22 घंटे बाद उसकी लाश मिल जाती है। अब यहाँ से चीज़ जो है बहुत चेंज हो जाती हैं। 20 घंटे की लाश ऐसी नहीं होती जिस तरीके से लाश थी। चेहरा बिल्कुल मस्त था, फिंगरप्रिंट्स उसके बिल्कुल जले हुए थे, कोई ऐसा प्रिंट बाकी नहीं था कि जो उससे शनाख्त हो सके। वालिदैन ने शनाख्त की है कपड़ों से। पुलिस वहाँ पर पहुंची, यहीं से पुलिस की नाहेली स्टार्ट होती है। पुलिस क्राइम सीन यूनिट वहाँ पहुंचा है, उसने सिर्फ थंब लगाने की कोशिश की है तो उसको फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, उसने लाश ऐसे ही रवाना कर दी। उसने वो जैसे किसी भी लावारिस आम लाश को ट्रीट करते हैं वैसे ही कर दी। यहाँ से वही बचा, उसका भी लावारिस लाश का भी राइट बनता है कि आप उसकी भी शिनाख्त करके उसको एलएफ जो है लवाई की। उसके बाद सबसे बड़ी जो नाहेली थी, वहाँ पे कोई सैंपल नहीं कलेक्ट किया गया। जो ब्लड अगर वहाँ पे मौजूद था, हमेशा से क्राइम सीन यूनिट का काम यही है कि उसको बॉर्डर पे नहीं लड़ना, उसका सिर्फ शवाही जमा करने हैं, वो भी वहाँ पे काम नहीं किया गया, ना ही वहाँ से उसका ब्लड का सैंपल लिया गया। ऐसी लाश जो है वहाँ भिजवा दी गई। अब दूसरी नाहेली मेडिकल लीगों की, ये बात तो डॉक्टर समिया भी अपने शो में बता चुकी हैं कि उनके इदारे की या उनके डिपार्टमेंट की नाअहली है कि वो इसी तरीके से बॉडीज को ट्रीट करते हैं। अब जो पहली रिपोर्ट बनाई गई वो उसमें बताया गया कि जो गोली के जो निशान था वो सीने के अंदर था, टॉप के ऊपर एंट्री पॉइंट जो था चेस्ट था और एग्जिट जो है बैक था। चेहरे के ऊपर कोई ऐसा निशान उनको नजर नहीं आया, चेहरे को उन्होंने कोई को खोलकर चेक नहीं किया या सर को नहीं खोल, बाहर निकली हुई है, हाँ, कुछ भी ऐसी कुछ चेक नहीं किया। इवन के जब हमने इस हवाले से जब डॉक्टर समिया से पूछा तो उनका पहला मैसेज हमारे पास यही आया कि ये जो है वो गोली है वो सीने में लगी है और एग्जिट जो है पीछे से है और लाश को जलाया नहीं किया। यहाँ से शुरू हो रही है सारी चीजें। 3 दिन तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर सुमैया के पास रही। प्रोसीजर ये है, एसओपी ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट दे दी जाती है। लेकिन 3 दिन तक डॉक्टर सुमैया ने अपने डिपार्टमेंट को नहीं कहा कि आप ये रिपोर्ट सही करें, यानी कि वो सब जानती थी। उन्होंने जब 14 सवाल थे उनके पास और वो उन्होंने उनको नहीं जब गोली का खौल मिल जाना 8 दिन के बाद साथ में वो भी बड़ी एक अजीब आगे चलते थे। उसके बाद जब ये सब चीजें हो गई, जब केस की हाइट बन गई और डॉक्टर समिया ने खुद इतराफ भी कर लिया कि उनकी गलती है, तो उसके बाद अचानक से जो है अच्छा मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद में कुछ टाइम आपको और लूंगी क्योंकि उसके बाद मेरा आज का टॉपिक है, मैं उसकी तरफ भी वापस आऊंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे रिपोर्टर शाहनवाज कादरी हमें शहीद मीर रज़ा केस के हवाले से अपडेट दे रहे थे। अच्छा, आपने बताया कि क्योंकि अब इतनी चीज़ें सामने आ चुकी हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग हो गई हैं, जैसे 7वें 8वें दिन गोली का जो कॉल है वो मिल रहा है वहाँ से, मतलब एक ऐसी जगह जिसको आपने पहले पूरा क्लियर भी कर दिया और एक नहीं आपने 3-4 दफ़ा आपने उस वक़ुआ को क्लियर किया और फिर वो उसका मिल जाना, और ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें आ रही है जो आपके एज ए सहाफ़ती करियर में भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हैं। देखिए, हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज कवर की है। अगर सुसाइड होती है तो कोई भी सुसाइड करता है वो या तो हेड शॉट होता है जी, कभी हमने ऐसा दिल पे गोली मारेगा। हाँ। अगर मीर रज़ा को सुसाइड करनी होती तो अपने ऑफिस में कर सकता था, जहाँ पे उसने पिस्टल उठाई, घर पे कर सकता था, सड़क पर कर सकता था, लेकिन ऐसे बयाबान में करना, आपको नहीं पता, आपकी बात पता नहीं, आपको जानवर नोचे, कौन इस खौफ से किसी जगह बयाबान में जाके खुदकुशी करता है? तो ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी है जो सवाल उठा रही है कि आखिर इस केस में हुआ क्या है। कुछ जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो ये इस पे थी कि इसका पास कर्ज बहुत हो गया था इसके ऊपर, ये क्रिप्टो का काम भी करता था, लेकिन जिसके वालिद हैं वो डिनाई करते हैं, लेकिन पुलिस कहती है कि उनके पास स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं कि वो क्रिप्टो का काम भी कर रहा था, क्योंकि इसका कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसने यही सोचा कि शॉर्टकट्स के जरिए जो है पैसे कुछ आ जाए तो उसका कर्जा उतर सके। वो जो फोरेंसिक हो चुका है ऑडियो उसका जो कि आई है सामने, जिसमें भी बात की जा रही थी कि हर 10 दिन के बाद 10 लाख का चेक मिल जाएगा, कि उनका फोरेंसिक हुआ है? अभी ये सारी जो ऑडियोज है वो भी गई है फोरेंसिक के लिए, उसकी रिपोर्ट बहुत जल्द आ जाएगी। लेकिन इस तमाम चीज़ों से ये पता ये जरूर चल रहा है कि वो मेंटली तौर पर बहुत परेशान था, स्ट्रेस में था और मुमकिन तौर पर खुदकुशी भी कर सकता है। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब आई है उसके आने के बाद तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि तशद्दुद के निशान है, फ्रैक्चर्स हैं उसके और एसिड पिलाया गया उसको। एक चीज़ बहुत ज़्यादा अब अहम बन गई है इस केस में, क्योंकि पहले तो समझते थे कि बॉडी इन्हीं की है, लेकिन क्योंकि डीएनए नहीं हुआ
तो अब ये भी हो सकता है कि ये बॉडी इनकी ना हो, क्योंकि रिसेंटली हमने एक केस ऐसा कवर किया था सुरजानी का कि चावल के ताजिर ने इसी तरीके से अपने आप का जो है मौत का ड्रामा किया था और उसके बाद वो पकड़ा गया था। मैं अभी पिछले दिनों पढ़ भी रही थी, ऑफ कोर्स हम सब इतने इस केस से इमोशनली अटैच्ड हैं कि हमें भी होता है कि जल्दी जो है गुत्थी है वो सुलझे, पता चले कि कातिल कौन है। तो मैंने पिछले दिनों देखा कि एक और ये मफरूज़ा ये आया हुआ था कि जी अगर व्हाट इफ़ ये बॉडी उनकी ना हो और उनके कपड़े किसी को पहनाए गए हों, तो वो भी देखिए आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपको फिर हमारा दिमाग फिर कहीं और निकल जाता है। सर अब जो नई इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है ये उसके लिए चैलेंज है, क्योंकि एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, एक तरफ एविडेंस है और तीसरी तरफ जो है उनके वालिदैन हैं। तो ये पुलिस के लिए चैलेंज होगा कि केस को हल करना, और बहुत जल्द जो है कोशिश मैं कर रही है पुलिस केस को हल किया जाए, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे लग नहीं रहा कि केस सॉल्व होगा, बल्कि मज़ीद उलझता जाएगा। तो अब आपको तो ऐसा नहीं लगता कि अभी जैसे उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया, जो अभी कब्र कुशाई हुई है, दोबारा कब्र कुशाई जो इसकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, क्योंकि उस पर भी हम देख रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मतलब बजाय ये कि सिंध पुलिस अपनी नेग्लिजेंस को, अपनी नाहिली को कहीं मानती कि हाँ ठीक है, और हम देखते हैं कि बड़े अफसर जो उनको भी ज़रा सस्पेंड किया जाता है, सिर्फ SHO को तो देखें ना, हटाने से कुछ नहीं होता ना। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें कंसील की जा रही हैं, कवर अप की जा रही हैं? नहीं, कवर अप करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन जो अफसरान मुअत्तल हुए हैं उनकी नाअहली इस बात पे थी कि जब इब्तदाई तौर पर अगर उसको सही तरीके से क्राइम सीन को प्रिजर्व कर लिया जाता, क्राइम सीन को सही तरीके से देखा जाता, बॉडी को ट्रीट सही किया जाता, तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। लेकिन पुलिस की जानब से तो खैर ये हो गए हैं सस्पेंशन जो है, लेकिन जो डॉक्टर हैं जिन्होंने ये गलत पोस्टमार्टम बनाया है, अगर गलत बनाया है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डॉक्टर सुमैया हैं जो जानती हैं सारी चीज़ें, उनको जिम्मेदारी लेते हुए अब खुद को इस्तीफा देना चाहिए। उनको उनसे बार बार ये उनके वाले से कहा जा रहा है कि जी ये तो हमारी डिपार्टमेंट की हैं, ये जाके मीडिया पे जाके बैठ गई हैं, उन्होंने ऐसी जाके बातें करनी है, तो उन पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है। देखिए हर तरफ कंट्रोवर्शियल है इसमें ना, तो पुलिस भी कंट्रोवर्शियल हुई भी है और मेडिकल लीगो भी हुआ है। मुझे ज़रा क्रिप्टो के वाले से आपने बात की थी, क्योंकि हमने बहुत सारी पिछले दिनों में देखा कि जी किस तरीके से वो हमारे कराची के इलाके में जो लड़का भाग रहा था और उसके पीछे कुछ बंदे भाग रहे थे, कि जो क्रिप्टो में जो ट्रांसफ़र है, अब आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर इट, कि वो जो उससे, क्योंकि अब ये भी एक डकैती की नई चीज़ आ गई है। तो ये मुझे बताइए अब कितना ये ट्रेंड आप कितना देख रहे हैं? देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं, और एक अभी रिसेंटली जो है जर्नलिस्ट के बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ था कि उनको क्रिप्टो पे काम करते थे, उनको शॉर्ट टर्म किडनैप किया गया, सारे ट्रांसफर करवाया गया, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। तो सारे बहुत सारे केसेस आ गए, क्योंकि नौजवान नस्ल जो है आजकल इस तरफ ज़्यादा ट्रेडिंग कर रही है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है टैप हो सकते हैं, इनके पास काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी होती है, तो वो आसानी से ट्रांसफर करवा लेते हैं। बिल्कुल। तो शाहनवाज आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने हमें तफसीलन इस पूरे वाक़े के हवाले से भी बताया और इस पूरे जो पूरा केस चल इस हवाले से बताया। दूसरी बात है जो क्रिप्टो करेंसी है और जो डिजिटल करेंसी है, ये आजकल इतनी इन चीज़ है कि नौजवानों को लगता है कि इससे आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं, और बड़ा इट्स अ वेरी ईजी मनी, कि बड़े आराम से आप इसको चीज़ कमा सकते हैं। बस आपको ये जो जिस तरीके से ट्रेडिंग है ना, वो आपको करनी आनी चाहिए। तो ये चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे डिजिटल करेंसी हो, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। लेकिन समहाउ जब आप इसमें गेन तो करते हैं, लेकिन जब आप इसमें हार जाते हैं तो फिर चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो ज़रा इस नए ट्रेंड के हवाले से हम बात करेंगे कि ये जो आजकल नया हमारे नौजवान नस्ल में ट्रेंड देखा जा रहा है क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के हवाले से, इससे बात करेंगे। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं अतिया फरीद जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ हुसैन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, और साथ में मेरे साथ मौजूद हैं साइमा हफीज़ जो कि फाउंडर एंड CEO ऑफ ई-कॉमर्स इन्फ्लुएंसर्स हैं। हम आप तीनों को मैं अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मुमताज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी ये जो क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, ये क्या है और क्या लोग इसको अभी तक सही तरीके से समझ पाए हैं? देखिए भैया, डिजिटल करेंसी जो है वो पेपर करेंसी ही तरह है, पर जिस तरह हमारे पास एक पेपर करेंसी है, कागज़ का नोट है हमारे जेब में, हम उसको एक्सचेंज कर रहे होते हैं। करेंसी बेसिकली एक ट्रस्ट है, सेंट्रल बैंक ने हमें एक नोट इशू किया है, आप भी उस पर भरोसा करती हैं, मैं भी उस पर भरोसा कर रहा हूँ। एक सिचुएशन है, एक जगह पे कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जंग का समा आ जाता है, तो लोग उस करेंसी पे भरोसा ख़त्म कर देते हैं, तो फिर गोल्ड पे दूसरी चीज़ों पर भरोसा होता है। अब होता क्या है कि गोल्ड गवर्नमेंट रखवाती है अपने सेंट्रल बैंक में, हमें करेंसी इशू करती है इन सिंपल टर्म्स। दूसरी चीज़ आ गई हमारे प्लास्टिक करेंसी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से हमारे पास हो गई प्लास्टिक करेंसी हो गई। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरक्की की है, अब हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज आ गई हैं। बेसिकली पीछे जीरोज और वंस हैं कंप्यूटर्स के किसी ना किसी सर्वर में पड़े हुए हैं, और उसके नतीजे में हमें एक बिटकॉइन, एक इथेरियम और जिस तरह के जो डिफरेंट कॉइन्स हैं वो मिल जाते हैं। वो करेंसी की तरह ऑपरेट कर रहे होते हैं। आपके पास एक अकाउंट है, मेरे पास एक अकाउंट है, जिस तरह हमारे पास लोकल बैंक्स के अकाउंट हैं, उसी तरीके से हम शेयरिंग कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी इटसेल्फ इज नथिंग, इट्स जस्ट लाइक और ये मोहताज है उसकी एक सिस्टम की और डिजिटल ऐसे प्लेटफॉर्म्स की, आपके पास फोन हो, यानी कि मजीद टेक्नोलॉजी की मोहताज है। बेसिकली ये डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी की। अगर टेक्नोलॉजी का सिस्टम नहीं है, उसके पीछे जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज के, ब्लॉकचेन है, लेजर है, जो भी सारी चीज़ें,
उन टेक्निकल डिटेल्स में मुमताज़, इस क्रिप्टो करेंसी में ऐसी क्या चीज़ें इतना अपील करती है? आप जितने भी हमारी जो नौजवान नस्ल है, जो हमारी यूथ है, देर आफ्टर दिस, और बड़ा समहाउ बहुत कूल भी लगता है ना कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हो या आपके पास डिजिटल करेंसी अपनी हो और आप उसके पास अपने ऐसी क्या चीज़ है इसमें कि वो इतना अट्रैक्ट करती है? इजी मनी है इसलिए, एंड क्या वाकई इतना इजी मनी है? ये हमारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी अगर नाइव एक अप्रोच है कि इजी मनी है। इजी मनी कोई चीज़ नहीं होती। देयर इज़ नथिंग लाइक अ फ्री लंच, अंग्रेजी की मशहूर कहावत है। जिस तरह किसी भी बिजनेस में आपने ग्रिप अगर करनी है तो आप एक दिन से बिलियनियर नहीं बन जाते। क्रिप्टो की ट्रेडिंग में भी आपको एक अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना होता है। अच्छा। उसके बाद आप जाके हो रहे होते हैं। अट्रैक्शन क्या है? अट्रैक्शन जिस तरह आपने कहा कि नई जनरेशन जो है वो अट्रैक्ट होते हैं ईजी एक्सेस पर, कि मैं बैठा हुआ हूँ। क्रिप्टो का ये फ़ायदा है अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक स्टॉक एक्सचेंज जो टाइम्स हैं उस टाइम में ही बैठ के ट्रेडिंग करनी है। ठीक है। और क्रिप्टो का ये फ़ायदा है कि आप 24 घंटे ट्रेडिंग कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन, मैं अपने ऑफिस में हूँ, मैं अपने दफ्तर में हूँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कम्यूट कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। प्लस डिफरेंट वॉलेट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, पर जो चीज़ अपील कर रही होती है यहाँ पे प्रॉफिट सर्ज आ रहे होते हैं। ये जो मार्केट है क्रिप्टो ट्रेडिंग की, ये वॉलेटाइल है। इसमें एक दिन पे आपका जो क्रिप्टो की वैल्यू है, करेंसीज की वैल्यू है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो सकती है। तो जितना प्रॉफिट का चांसेस है उतना ही आपके लॉस के भी चांसेस हैं। दिस इज कॉल्ड वॉलेटिलिटी। ये सर्ज मार्केट बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रही होती है। सर, मेरे इसके बस मजीद जाने के भी छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें जावेद कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया है, जो कि ऑनलाइन ट्रेडिंग एक्सपर्ट है। ज़रा उनसे भी ट्रेडिंग के वाले से जानेंगे, लेकिन गुफ्तगू का सिलसिला जहाँ से मैंने छोड़ा था ना, मैं ज़रा वहीं से बात करूंगी कि मुमताज़ कि इट्स नॉट वेरी इजी थिंग कि इजी मनी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कि जो नौजवान नस्ल इसमें कूद पड़े फौरन ही। बिल्कुल भी नहीं। हर एक बिजनेस का एक टाइम होता है, एक पीक होता है। मुझे याद है मुशर्रफ साहब के टाइम पे ना, हमारे यहाँ मीडिया और बैंकिंग इंडस्ट्री हुई थी, उस टाइम पे एक पीक था। तो क्रिप्टो का बूम कुछ टाइम पहले आया था। उस टाइम पे बूम था माइनिंग के लिए। अब ये टेक्निकल टाइम में कैसा होता है कि बेसिकली वो कंप्यूटर्स पे ना कुछ सॉफ्टवेयर चला के माइनिंग की जाती थी। वो बूम टाइम था। उस टाइम पे जिसने इन किया, और वो कितने से पहले बूम टाइम था जब ये अरूज पे था? वो ये कोई 17-18 की बात है। लेकिन अब ये उस लेवल पे नहीं है। अब ये ज्यादा वॉलेटाइल है। एक दिन आपको एक यानी कि आपको मार्केट का पता नहीं है कि आज अगर आपने पैसे कमा लिए तो अगले दिन आपके पैसे वो डूब ही गए। तो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है। अगर हाँ, बिल्कुल आम अल्फाज में आपको समझा रही हूं। और इसमें इस मार्केट में बिल्कुल सट्टा भी चल रहा होता है। जो इंटरनेशनली जो क्रिप्टो को डील कर रहे हैं वो किसी की मार्केट को उठाने के लिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पंप कर देते हैं। ड्रग कार्टेल्स हैं, माफियाज हैं, इंटरनेशनली वो ट्रांजेक्शंस कर रहे होते हैं। तो एकदम से लग रहा होता है कि मार्केट ऊपर चली गई है और अगले दिन पता चला मार्केट क्रैश कर गई। तो फिर वो बच्चे जिन्होंने नया शुरू किया और जिन्होंने इतना सारा जो पैसा लगा और उनके पैसे डूब जाए तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है। जावेद साहब, मुझे बताएं वैसे ये ऑनलाइन ट्रेडिंग में ऐसी क्या चीज़ है कि हमारी नौजवान नस्ल को इतना अट्रैक्ट करी? मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि लड़के, बल्कि मैं लड़कियों को भी बहुत देख रही हूँ कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। क्या इसकी बड़ी वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, हमारी इस वक्त मुल्क के अंदर बेरोजगारी की शरह बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से ऑनलाइन ट्रेडिंग का रुझान दिन पर दिन बढ़ रहा है और उसकी अहम वजह यही है कि लोगों को बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए एक बेहतरीन ऑनलाइन जो है, जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले कि हम किन से क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं। और बिलखुसूस लोग रातों रात पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जमा पूंजी को भी ज़ाया कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें जिनसे हम काम कर रहे हैं, जिन लोगों से, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज से वो जो बाकायदा रजिस्टर्ड है या नहीं। अमूमन यही होता है कि गलत ऑनलाइन में चले जाते हैं और जो उनका सरमाया है वो डूब जाता है और उससे ज़हनी डिप्रेशन का लोग शिकार होते हैं। लेकिन नौजवान नस्ल के लिए आज बिलखुसूस इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से लोगों में बहुत ज्यादा रुझान बढ़ा है ऑनलाइन का, और ये बाइज्जत पेशा है। इसमें मैं समझता हूँ कि घर में खवातीन भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर रही हैं और लाखों रुपया घर बैठे बाइज्जत तरीके से कमा रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मजीद अभी और भी गुंजाइश है कि और बेहतर तरीके से काम किया जाए और इसमें सरमायाकारी की जाए। लेकिन मैं
आपके चैनल पर बैठकर ये मैं नहीं कहूंगा कि फलां के साथ आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करें और फलां के साथ ना करें, ये एक गलत बात है। आप सबसे पहले काम करने के लिए इंसान को बुनियादी जो चीज है वो एजुकेशन है। बगैर एजुकेशन के लोग दूसरों को देखकर, वो कहते हैं ना कि वो दूसरे का मैल देखकर अपनी झोपड़ी, तो हमें बड़ी बारीक बिनी से ये देखना चाहिए कि इस कारोबार में हमें कहाँ बेहतर सरमायाकारी की जरूरत है और कहाँ नहीं है। लेकिन ये चीजें हमें ना देखिए, अगर आप मेरे शो में मौजूद है तो मैं आपसे फिर मुमताज की भी ना प्रेजेंस का ये फायदा भी उठाऊंगी कि मैं आप लोगों से पूछूंगी कि जो खवातीन आपको अभी देख रही है, जो लोग आपको अभी देख रहे हैं, तो उनको ये बताएं कि सेफ क्या चीज़ है अगर किसको करना चाहें, और साथ में थोड़े डिमेरिट्स के वाले से भी बताएं कि मतलब जहाँ और कौन सी, क्योंकि ऐसे स्कैम्स हैं जिनमें लोग फंस रहे हैं, इसके वाले से तो ज़रूर लोगों को बताएगा, क्योंकि जो हमारे जो खवातीन हैं, जो हमारी यंग नस्ल है, वो स्कैम्स में भी और बहुत सी जगहों में हनी ट्रैप्स में बहुत जल्दी आ जाती है। मैं आती आपसे जानना चाहूँगी, हमारे नौजवान नस्ल के आजकल क्या नफ्सियात है कि वो बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पा लेना चाहते हैं, क्योंकि अब हमारे तो पहले था कि बेटा आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, पढ़ाई कंप्लीट होगी फिर आपने जो जॉब करनी वो करनी है। लेकिन अब हम ये रुझान भी देख रहे हैं कि पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा ठीक है पढ़ तो आप साथ में रहें, लेकिन क्योंकि उनको होता है कि जल्दी अपने लिए कुछ काम करना शुरू कर दें, तो बच्चों को कहते हैं कि बेटा तुम भी कुछ साथ साथ कुछ काम शुरू करो। देखिए मतलब बिल्कुल ऐसी बात है, और हम अब उस दौर से गुजर गए कि रोटी कपड़ा मकान, अब वी आर फार बियॉन्ड दैट टाइम। ठीक है, दूसरी ये भी बात आ रही है कि जैसे हमारे माँ बाप हमें बताते थे कि मेहनत में अजमत है, जो अपनी कहानियाँ बताते थे कि हमारी क्या स्ट्रगल्स थी, हमारी क्या बिजनेसेस हमने अपने किस तरीके से सेटअप किए थे। अब ये रुझान बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया है, क्योंकि इसके पीछे सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा हाथ है, और सोशल मीडिया ने वो पिक्चर दिखानी शुरू कर दी जो कि एक्चुअल रियलिटी में नहीं है। साइकोलॉजी के हवाले से अगर आप बात कर रही हो ना, तो हमारी एक कन्फर्मेशन बायसेस होती है, एक वर्ड होता है कन्फर्मेशन बायसेस का मतलब ये होता है कि जो हम चाहते हैं वही हम देख रहे होते हैं और वही हम खरीद रहे होते हैं। जो सोशल मीडिया पे जो आजकल की नस्ल है वो क्या देख रही है, वो शॉर्टकट्स देख रही है, हर चीज़ में देख रही है। अच्छा, आजकल तो न्यूरो मार्केटिंग की जो टर्म भी आ गई है। एग्जैक्टली। तो वो सोशल मीडिया क्या कर रहा है, सोशल मीडिया आपकी न्यूरो साइंस से ही खेल रहा है, आपके नर्वस सिस्टम में जो है ना उसके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। तो जब आप शॉर्टकट्स देख रहे हो तो वो हर शॉर्टकट जो है वो आपको एक डोपामीन की डोज दे देता है। ठीक है, एक वक्त ये भी था कि जी वेट लूज़ करना भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है, अब जी वो एजेम्पिक आ गई है, वेट भी आपने जल्दी जल्दी लूज़ करना है। यहाँ पे अब जब ये शॉर्ट टर्म्स आ गए हैं तो ये शॉर्टकट्स ने बहुत फाइनेंशियल ग्रीड पैदा कर दी है ना। और फाइनेंशियल ग्रीड क्या पैदा करती है कि आपके ऊपर, एक और साइकोलॉजी का टर्म बताती हूँ, कि आपके ऊपर एक हेडोनिक इफेक्ट लाती है। हेडोनिक इफेक्ट से ये होता है कि आपको अपनी हर चीज़ पर बहुत कमतर नज़र आने लगती है, आपको लगता है कि दूसरे के पास इतना कुछ है, आप खुद सोशल कंपैरिजन में आते हो, और वो फाइनेंशियल ग्रीड लाती है। यानी कि अब आपके लिए आपकी कमाई आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए वो मीन्स ऑफ कंटेनमेंट भी नहीं ला रही है, अब वो एक्यूमुलेशन ला रही है, और आपके लिए इनफ का वर्ड ही नहीं आ रहा, आप और की चाह में जा रहे हैं, जिसमें फिर आपके लिए आपने उसके नेगेटिविटी को आपने बिल्कुल डिलीट कर दिया। आप देख ही नहीं रहे कि वो जो और की चाह है और वो जो इनफ आपके लिए आ नहीं रहा, वो आपको किस कुएं में धकेल रही है। हाँ सही। आपको क्या लगता है कि अगर मैं साइमा बात करूं कि जैसे मैंने इनसे भी बात की कि क्या अब हमारी नौजवान नस्ल की प्रेशर भी है कि उनको अपनी तालीम के साथ साथ कुछ ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर करनी है, क्योंकि जब यहाँ पे अगर बुरी चीज़ों में पीयर प्रेशर के वाले से बात करते हैं तो अब कहीं ना कहीं डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को भी लेके हमारी नौजवान मतलब एक दोस्त कर रहा है तो उसे दूसरे दोस्त को भी डाल दिया, और जो नहीं कर रहा तो वो कूल फ्रेंड नहीं है तो उसको क्या पता। तो अब जैसे हम रात को चाय के ढाबों वगैरह में भी जाके बैठे तो वो लोग हर कोई साथ बैठा भी होता है तो फोन पे लगा होता है। मतलब अभी हम ब्रेक पर जाने से पहले भी जो हमारे रिपोर्टर से बात भी कर रहे थे कि किस तरीके से लोग ट्रैप इसमें हो चुके हैं, लोग गाड़ी चला रहे होते हैं लेकिन साइड पे फोन और मुसलसल ट्रेडिंग लगी हुई होती है। इतना प्रेशर है लोगों पे, बच्चों पे आजकल। मदीहा, पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा ये टॉपिक है। और जिस तरह अतिया ने बात की कि जो हमारा सोशल मीडिया जिस तरह प्रेजेंट कर रहा है ना चीज़ों को, देखिए सबसे पहले हमें ये बात समझनी होगी कि रातों रात कोई अमीर नहीं होता। ये जो भी हमारी जेन जी है या जो भी इन कामों में पढ़ना चाह रहे हैं, क्रिप्टो की तरफ आ रहे हैं या कोई भी इस तरफ आना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ ये बात आपको समझनी होगी कि देयर इज़ नथिंग लाइक दिस। जिस तरह आप कह रहे थे इजी मनी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा होता है, कोई रील्स आजकल तो पता है आपको स्क्रॉल कर रहे हैं, डोपामीन तो उनको इस तरह मिल रहा होता है। तो जी रातों रात जी मैंने ये किया और मैं इस तरह रिच हो गया, वो दिखा रहे बड़ी सी गाड़ी है और मैं डिफरेंट इस कंट्री में बैठा हूँ। आपको व्लॉगिंग भी किस तरह चल रही है, छोटे छोटे बच्चे वो व्लॉग्स देख रहे हैं, बताया जा रहा है वो कुछ हैं ऐसे यंगस्टर्स एग्जैक्टली वो इस कंट्री में जाके शूट करें, इस कंट्री में जाके शूट करें, बच्चों को इतने महंगे टॉयज दिला रहे हैं। मतलब
जैसे इससे fantasy पहले life में रख दिया गया है एक लोगों वर्ड अगर मैं भूल गई, बिटकॉइंस का जब वो आया था, बिटकॉइंस का ट्रेंड आया था, अब मैं वो नाम ले सकती नहीं, तो वो एक टाइम था कि जो उसमें ट्रेडिंग वाला जो कर रहा था, तो मैं उनको देख रही होती थी, जो जितने भी लोगों को मैं जानती थी, तो कहती थी अच्छा ये लोग मुसलसल ट्रैवल कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं, लोग बिजनेस क्लास। ट्रैवलिंग जो है ना, ये आजकल इसका तो रुझान बढ़ाया जा रहा है कि लोग सोच रहे हैं यार मैं भी किसी तरह रातों रात अमीर हो जाऊं और मैं टर्की और ये और मैं ऐसे ही किसी बिजनेस क्लास में बैठ के सब चीजें करूं, यंग लड़के कर रहे होते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में रहना शुरू हो गई। ये वाला सोशल प्रेशर आप कह सकती हैं कि लोगों को आ गया है, एक स्टेटस का एक प्रेशर आ गया है, जो कि सोशल मीडिया की वजह से हम भी है। क्रिप्टो और साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप क्रिप्टो और ये जो इन चीज़ों की तरफ जाएं, डिजिटल करेंसी की तरफ जाएं। देयर आर सो मैनी वेज जिनको, लेकिन देखिए हर चीज़ को ना पहले लर्न करना होता है। अगर हम क्रिप्टो की भी बात कर रहे हैं, इसको भी एक टाइम देना होता है, लर्न करना होता है, ये भी एक स्किल है। हम ये नहीं समझ रहे कि एजुकेशन है कि स्किल है। इस तरह देयर आर सो मैनी थिंग जो आप लर्न कर सकते हो, पर हर चीज़ को लर्न करके आप उसको प्रॉपर एक टाइम दो, ठीक है। जिस तरह हम ई कॉमर्स की अगर बात करें, मैं लोगों को ट्रेन करती हूँ अमेजन पे, हमारे डिजिटल मार्केटिंग, शॉपिफाई, सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। फीमेल्स है, जेन जी है, मिलेनियल्स है, सब ये चीज़ें सीख रहे होते हैं। बट मैं जो बेचैनी लोगों में देख रही होती हूँ कि अगर 2 महीने की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है तो वो कह रहे हैं कि मैम हम अर्न करना कब शुरू करेंगे। भाई अभी आप लर्निंग फेज में हो। देखें मैं एक रोड मैप देना चाहूँगी आपके प्रोग्राम के थ्रू हमारी जनरेशन को, चाहे वो जो भी जनरेशन हो, मिलियंस हो, जेन जी हो, मैं किसी भी जेन को टारगेट नहीं करूँगी। देखिए सबसे पहले आप एक स्किल लर्न करो, जो चीज़ आप करना चाह रहे हो आपके माइंड में है, और देयर आर सो मैनी थिंग्स आप कर सकते हो। पहले अपने आप को इवैल्यूएट करो कि मेरा इंटरेस्ट किस में, राइट। मेरा इंटरेस्ट है कि मैं अमेजन सीखूं, अमेजन पे काम किस तरह होता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई पे काम करूं, डिजिटल मार्केटिंग सीखूं, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखूं, मैं एआई सीखूं। मतलब देयर आर सो मैनी थिंग जो आप कर सकते हो। पहले आप डिसाइड करो कि मेरा इंटरेस्ट किस में, डिसाइड करके आप कोई अच्छी जगह और कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन या ऑन साइट आप ज्वाइन करो, प्रॉपर टाइम दो उसको, प्रॉपर लर्न करो। फिर आप 3 महीने देने के बाद आप उसको प्रैक्टिस करो प्रैक्टिकली, देन आप क्लाइंट हंटिंग की तरफ या आप ऑनलाइन काम करने की तरफ जाओ। देखिए दुनिया बहुत चेंज हो गई है। इट्स जस्ट लाइक एजुकेशनल ईयर कि आप उसमें शुरू कर रहे हो, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द लास्ट सेमेस्टर आपके फिर वो जो प्रोजेक्ट के तौर पे आपकी चीजें आना आजकल जो शुरू शॉर्ट होंगी। स्किल्स है ना, ये 3-3 महीने की, 2-2 महीने की शॉर्ट स्किल्स है। इफ़ यू टॉक अबाउट मी, मैंने 2 महीने की अमेजोन होलसेल एबी की स्किल सीख के अपना करियर चेंज किया। मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है दैट इज आई वाज अ बैंकर, मैंने बैंक में जॉब की, टेक्सटाइल फर्म में जॉब की, मैं फेलो मेंबर हूँ आईसीएम इंटरनेशनल की। अब अभी मुझे कोई हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए था कहीं, बट आई एम नॉट। मैंने जब 2020 को ना पेंडेमिक में जॉब छोड़ी, बिकॉज माई लिटिल बेबी वॉज बॉर्न एट दैट टाइम। 2 बच्चे छोटे थे, बेटी 1.5 साल की थी और बेटा अभी बॉर्न हुआ था। मैंने एक मदर का तो गिल्ट आपको पता है ना कि लाइक यार मेरे बच्चे हैं और मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो आई हैड टू क्विट माई जॉब। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नो रिग्रेट्स। फिर मैंने देखा, इवैल्यूएट किया कि क्या स्किल चल रही है। आपको 2020 को ना पेंडेमिक का टाइम तो याद है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सो मैंने ये देखा कि यार लोग ये काम सीख रहे हैं। मैंने भी फ्रीलांसिंग की, ऑनलाइन 2 महीने की स्किल सीखी। नाउ आई एम एन एंटरप्रेन्योर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी कंपनी है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉइज़ हैं, टीम है मेरी पूरी, और हम ट्रेनिंग्स के साथ साथ कंसल्टेंसीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 2 कंपनी है जिसमें एक में हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करवाते हैं उन लोगों के लिए जो कि लाइक कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हैं। बताएं ये जितने लोगों में देख रहे हैं, इसमें आपको कितना टाइम लगा, कितने टाइम में आपने चीज ये बहुत अच्छा आपने बोला। ये जो टाइम की जो बात है ना, असल चीज़ है टाइम फ्रेमवर्क और पेशेंस। हमारे अंदर जल्दबाजी बहुत है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो मुझे लर्नर्स बोल रहे होते हैं, मेरी स्टूडेंट बोल रहे होते हैं, वो क्वाइट मैच्योर भी होते हैं। लाइक आप कह लें आपकी एज की भी अगर होंगे या 60 प्लस भी या 40 प्लस भी बैठे हुए हैं, तो ये नहीं कह सकते कि जेन जी कोई क्यों इशारे किया आपकी। नहीं, मेरे पास 60 प्लस स्टूडेंट बैठा हुआ होता है, मेरे पास 40 प्लस स्टूडेंट बैठा हुआ होता है, मेरे पास मतलब 13 ईयर का बच्चा भी बैठा हुआ होता है। ग्रेट, आई लाइक इट। माँ बाप को भेजना चाहिए। बात ये है कि पेशेंस, मैं हमेशा अपने जब ओरिएंटेशन सेशन देती हूँ तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, शेयर करती हूँ कि देखो मैंने फ्री में बहुत काम किया, फ्री में काम किया 3 से 6 महीने। आप कह सकती हैं कि लोग समझते थे मैडम साइमा बहुत अर्न कर रही हैं, लैपटॉप खोल के बैठी हुई है हर वक्त, मतलब डॉलर्स की बारिश हो रही है। ऐसा कुछ नहीं था। कम से कम आपको 1 साल चाहिए, 1 साल आप दें। टाइम हर चीज का एक ड्यूरेशन है। हाँ, हम प्रोसेस को डिलीट, एग्जैक्टली हम प्रोसेस को डिलीट करके रिवॉर्ड को देख रहे होते हैं, हम उस पैसे को देख रहे होते हैं, हम नई नई गाड़ियों को देख रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि हमारे ऊपर डॉलर की बारिश हो रही है। जब डॉलर की बारिश हम देख रहे होते हैं तो वो रीइंफोर्सर आ रहा है और दिमाग का काम है कि वो इमीडिएट इंसेंटिव चाहता है। इसमें ये भी तो है जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं अगर आजकल के बच्चों को देखूं तो उनके हीरोज कौन है, वो ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो
करते हैं जिनकी एजुकेशन कख Exactly, नहीं है exactly. और वो अपने कंटेंट की खातिर बच्चों को Shortcut. पागल भी बना रहे होते हैं कि जी देखिए हमने आज ये घर खरीद लिया, ये देखिए ये मेरी नई गाड़ी है। मैं तो देखती हूँ पहले मतलब जो बड़े बुजुर्ग मना करते थे ना कि अगर आपको नई गाड़ी लो, कोई भी नई चीज़ लो ना तो लोगों से छुपा के रखो। अब तो हर चीज़ आप इन द फेस, आप मैंने नई गाड़ी ले ली है, मैंने ये ले लिया, मैंने वो लिया, हर चीज़ आप दिखा रहे ये हो। वाली फेक और प्रिटेंशियस वर्ल्ड है जिसको वो लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो हमें एज पेरेंट्स एज गाइड, तो बहुत सैड जनरेशन नहीं होगी? सैड जनरेशन उस वक्त होगी जब हमने उनको रोका ना हो, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया लिटरेसी देना शुरू कर दें कि जो कुछ पिक्चर पे नजर आ रहा है वो पिक्चर वैसी है नहीं, उसके पीछे और भी रियलिटीज होंगी। और अभी इतना बड़ा ये केस जो आया है इसने हम सब की आंखें खोल दी हैं कि हर चीज़ की वो पॉजिटिव साइड नहीं है। जल्दबाजी में आप जा रहे हो तो आपको नहीं पता कि आप किस अंधे कुएं में गिर रहे हो। वो जो है ना कि मैं देख रही हूँ कि आपका एक बिजनेस भी फ्लरिश हो गया है, लेकिन उसके बावजूद आपको नहीं मैं ये भी चीज़ कर लेता हूँ मैं, मतलब एक कंटेंटमेंट अच्छा क्यों नहीं आ रही है? देखिए मदिहा, एक तो व्हाट ये इज होता दैट है थिंग जो कि मुसलसल पिंच करी कि हमें वो कंटेंट भी करनी, अजय भी हो गया, पैसे ये भी आगे, मैंने अपनी एस्टैब्लिश करी, अब मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर फाइनेंशियल लेता हूँ। कंटेनमेंट की हर चीज़ डेफिनेशन है। ही खत्म हो गई है ना। फाइनेंशियल कंटेनमेंट की डेफिनेशन जो होती है कि हाँ मेरे पास इतना है, जितना मैं उतना ही खा सकती हूँ ना, जितना मेरे पेट में जगह है। लेकिन वो ओबीस लोग कौन होते हैं जो खाते रहते हैं। एग्जैक्टली वो फाइनेंशियल कंटेनमेंट अब आपकी खत्म हो गई है। इट हैज टर्न इनटू फाइनेंशियल ग्रीड। तो ग्रीड की तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना, वो लालच आपको और की चाह में डालती चली जा रही होती है और इसमें पता नहीं चलता कि आप कहाँ पे फंस सकते हैं। तो इसमें वैसी ये जो तमाम तरह हम ट्रेडिंग वगैरह के हवाले से बात करें, ये क्रिप्टो करेंसी हो, डिजिटल करेंसी हो, ये बिटकॉइन वगैरह, आर दे सिक्योर, आर दे सेफ? हैं भी और नहीं भी। देखें, पहली चीज़ ये कि जो हमने पेपर करेंसी, मतलब ये आपका होली एंड सोली वो नहीं हो सकता कि मैं इस पे रिलाई नहीं कर सकती, आपके साथ कोई और चीज़ होनी चाहिए वरना मल्टीपल चीज़ है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक चीज़ है कि आप ये बाकी है हवाई रोजी अगर देखा जाए तो बिल्कुल पहले तो आप ये देखें कि आप किस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं और जिस प्लेटफॉर्म से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो लिजिट भी है या नहीं है। अगर आप एक प्रोग्राम कर रही हैं और इसको रेप्लिकेट करके आप ही के प्रोफाइल की पिक्चर्स उठा के फेसबुक पे एक और पेज बना के किसी से कांटेक्ट किया जाता है, दैट डजंट मीन इट्स यू। ठीक है, तो जिस तरह किसी भी फ्रॉड के साथ होता है, यहाँ पे भी क्रिप्टो के नाम पे बहुत सारे स्कैम्स हो रहे होते हैं। लोग क्या कर रहे होते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, फेक जो है वो एक डैशबोर्ड पोर्टल बना लेते हैं जिसपे यूज़र को ये दिख रहा होता है कि मेरी जो है अर्निंग हो रही है, पर हो कुछ नहीं रहा होता, वो नंबर्स गेम हो रही होती है। जिस तरह मैडम ने साइकोलॉजी की बात की, तो साइकोलॉजी और फ्रॉड्स पे थोड़ी सी मेरी रिसर्च है। ह्यूमन कॉग्निटिव बायस में एक चीज़ कहलाती है एंकरिंग इफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट जो है एंकरिंग इफेक्ट को बड़ा एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं। ये एंकर आप वाला मीडिया वाला नहीं है, ये एंकरिंग इफेक्ट साइकोलॉजी में है। सिंपल टर्म्स में एंकरिंग इफेक्ट की एक थ्योरी है कि जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पहला हमें इंसान को रिसीव होता है ना, दैट सेट्स एन एंकर इन ह्यूमन माइंड। हम डिपार्टमेंटल स्टोर पे जा रहे होते हैं, देखते हैं कि एक प्रोडक्ट पे सेल लगी हुई है, अगर 50% ऑफ, माजरत के साथ खवातीन इस पे ज़्यादा बिल्कुल फंसती हैं। जो प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू 3000 होती है, उसको 50% ऑफ करके 4000 लिखा दिया जाता है और जो बायर है वो अपील हो जाता है। हाँ, अब तो बेचारी की फाइल आ रहा है ना औरत, तो उसने तो देखना कि चलो ऑफ है, चलो बंदा कर ले। हाँ, सेम गोज विद द फ्रॉड। स्कैमर आपको क्या कर रहा होता है, एक बड़ा सा टू गुड टू बी अमाउंट दे रहा होता है। अगर मेरी मंथली की इनकम मुझे कोई ऑफर करे कि एक दिन की वर्कआउट से मुझे मिल सकती है, तो आई विल अपील टू दैट। बिल्कुल ठीक है, अगर कोई बिजनेस का 1 महीने का 2 महीने का प्रॉफिट अगर उसको 1-2 दिन की मेहनत के साथ मिल रहा है, तो वो कहेगा यार मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूँ, ये काम कर लो। हाँ, मैं घर बैठ के आराम से काम कर लूँ। फ्रॉड का सबसे पहला कंपोनेंट है टू गुड टू बी ट्रू। आपको वो वाला प्रॉफिट, वो वाली लालच जो है ना, वो कहीं से नहीं मिलेगी। वो आपको कहेंगे कि आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, छोटा सा काम है, ये कर लें, वो कर लें, आपको इतना पैसा मिल जाएंगे। फिर वो ट्रैप क्या करते हैं, अक्सर एक स्कैम्स आ रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप का। वो करते हैं क्या है कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर लें और आपको बड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। आपने $5 $10 की इन्वेस्टमेंट कर दी और छोटे मोटे काम करने के बाद आपको देखते हैं कि यार आपके अकाउंट में जो है $50 या $100 आ गए। आप सोचेंगे कि यार मुझे आधा घंटा लगा, मैंने $10 दिए और मेरे अकाउंट में $100 आ गए, अब 100 को रीइन्वेस्टमेंट करूं। तो जब आप 100 को रीइन्वेस्टमेंट करने जाएंगे, वो वहां पे फंस जाते हैं। ये तो वो 99 पे बैठा जो सांप होता है, आप लूडो खेल रहे थे ना, 99 बैठा सांप होता है, वापस आते हैं, तो एग्जैक्टली वो चीज है। वो आपको ट्रैप कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। जब आपको समझ आती है कि आप ट्रैप हो चुके हैं, वो कहते हैं आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आपको ये फीस देनी है, आपको ये प्रॉफिट देना है।
और जब फिर आपको रियलाइज होता है कि यू हैव बीन विक्टिम ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, आप गूगल करते हैं, आपको पता चलता है कि यार ये तो स्कैम है। अच्छा, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ज़हन में रखनी होती है कि आपको पता है कि मैंने ये चीज़ नहीं करनी? सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आप उस वेबसाइट से उस मैं जावेद साहब की बात करूँ। जावेद साहब, ये भी जैसे मैं मुमताज़ से भी सवाल पूछ रही थी कि एक तो बहुत सारी खवातीन जो मुझे देख रहे हैं, आपने जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग के वाले से बात की, तो एब्सोल्युटली राइट, बहुत सारी खवातीन, अच्छी बात है, उनके लिए नए वेंचर्स खुले, वो ये कर रही हैं। अब अगर खवातीन अपने लिए कुछ करना चाहें तो आपको क्या लगता है, या जो भी घर बैठा शख्स करना चाहे, कि उनको किस इन्वेस्ट करना चाहिए? शुड दे इन्वेस्ट इन गोल्ड, सिल्वर, या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग? वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में वो अपने कोई चीज़ें इन्वेस्ट कर सकती हैं, और अगर करेंगी भी कैसे? जैसे मैं भी मुमताज़ से पूछ भी रही थी, और उनको पता कैसे चलेगा कि ये सिक्योर जगह है और यहाँ मैं फंस सकती हूँ? मदिया, बिल्कुल मुमताज ने बहुत ज़बरदस्त बात की, मैं उनकी बात की तायद भी करता हूँ। और हमें सबसे पहले मैंने आपसे ये कहा कि हमें जो भी ट्रेडिंग, जो हमारी खवातीन घर बैठकर काम कर रही हैं, पहले उसको देखना चाहिए कि जिन लोगों से हम काम कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये ऐसे ही देखें, सोशल मीडिया पे हर चीज़ बहुत अच्छी नज़र आती है, लेकिन हकीकत ऐसे नहीं है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जालसाजी भी है और इसके अंदर दो नंबरी बहुत ज़्यादा है। उसके लिए पहले मैंने आपसे अर्ज की थी कि इसके अंदर पहले तो कम से कम ये देखा जाए जिन कंपनियों से हम काम कर रहे हैं वो सिक्योरिटी एक्टिंग से मुंसलिक है या नहीं, बार रजिस्टर्ड, तो कम से कम उनसे काम करें। तो ये तो हमारा एक इत्मीनान होगा कि कम से कम जिन लोगों से हम काम कर रहे हैं ये प्रॉपर एक कंपनी है। अब वो फेक कंपनियां बनाते हैं और वो ऐसा झांसा देते हैं कि जो लोगों के पास कुल असासा है वो जाकर वहां इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, तो वो लोग बेचारे बहुत परेशान होते हैं। तो खवातीन बिल्कुल काम करें, बाइज्जत पेशा है, हम इसे हमेशा सपोर्ट करते हैं। ताजिर बिरादरी ने हमेशा इन लोगों की सपोर्ट की है और मुल्क से बेरोजगारी खत्म करने का यही एक बेहतर तरीका है। और हम ये चाहते हैं कि कम से कम इसके अंदर बेहतरी लाई जाए। और मुमताज ने जैसे कहा कि कम से कम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आए दिन, अब जैसे आपने एक बात की मदिया के बच्चा पढ़ भी रहा है और उनके पेरेंट्स ने कहा कि आप ऑनलाइन का काम शुरू कर दें, मैं चाहता हूं कि कम से कम वो इतना तो पढ़ ले कि कम से कम अपने पांव पे खड़ा हो। अब वो दोनों साइड पे जब काम करेगा, ऑनलाइन पे भी और तालीम भी, तो उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी और उसे कम से कम कुछ ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। ट्रेनिंग के बाद उसे बेहतर मौके नजर आएंगे, काम करने में उसे बेहतर चीजें और मालूमात होगी, न कि वो डायरेक्टली वो काम शुरू जब करेगा तो उनके अंदर उनको नुकसानात का बहुत ज्यादा अंदेशा है। तो मैं अपनी नौजवान, जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर 67% जो यूथ है वो 30 साल यानी 30 ईयर का है, तो हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि बाइज्जत काम करें और मुल्क की खुशहाली इसी से बेहतर है। आपके लिए बेहतर रोजगार मिल सकता है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त के अंदर इसमें और बेहतरी आएगी। लेकिन हमें सिर्फ काम को करने से पहले बड़ा सोच समझकर इसमें काम करना चाहिए, न कि हम दूसरी 2 नंबर वेबसाइट पे जाएं और वहां जाकर जैसे रातों रात पैसा कमाने के चक्कर में वो जमा पूंजी भी हम जाया कर बैठे। तो मेरी सिर्फ यही है, मेरे अपने यूथ से, मेरी बेटियों से, माओं से, बहनों से, कि आप बिल्कुल, मेरे बेटों से, कि आप काम करें, बिल्कुल सोच समझ कर करें। ऐसे ना हो कि आप अपनी सारे जमा पूंजी को जाया कर बैठे। और एक बाइज्जत पेशा ऑनलाइन का है और इस ऑनलाइन से लोगों ने बहुत कुछ कमाया, बड़ा नाम भी कमाया और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबका हम नासिर है। और मैं समझता हूँ कि बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैं जरा जो सिक्योरिटी के वाले से बात करती थी ना कि जब आपको चीज़ हो, सो वो कौन से ऐसे मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो कि अपने आप ने ना दामन से बांध लें, वो मैं पूछूंगी मुमताज़ से, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, अभी छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम अपने शो में स्पेशली बात कर रहे हैं जो आजकल डिजिटल करेंसी और जो क्रिप्टो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और जो हमारी नौजवान नस्ल है, ऑफ कोर्स, क्योंकि इससे आप पैसे भी कमा सकते हैं घर बैठे। और अगर आप लेकिन मार्केट कुछ ऐसी, जैसे मैं मुमताज़ बता भी रहे थे कि एक दिन अगर आपने बहुत अच्छा कमा लिया तो दूसरे दिन आपकी वही जो इन्वेस्टमेंट है जो आपने कमाया है वो आपकी कमाई डूब भी सकती है। तो बहुत सारी ख़वातीन जो हमें घर में बैठ के देख रही हैं, बहुत सारे लोग जो हमें घर में बैठ के देख रहे हैं, उनको टिप्स चाहिए हो कि देखें जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पहले तो ये बताएं कि अगर
मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, लोग इतने स्मार्ट भी हैं, वो कहते हैं हमारे पास हमने सिर्फ $100 से शुरू किया, और कुछ लोग कहते हैं हमने $50 से शुरू किया। सो जो आप शुरू करते हैं और अगर आपने सेफ तरीके से करनी हो तो वो क्या तरीका है ये बताइएगा, और साथ में अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट करना हो तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें आपको पता हो कि मैंने ये चीज़ें नहीं करनी, ये मेरी डूज है, ये मेरी डोंट्स हैं। देखिए मतिया, ट्रेडिंग टिप्स तो वही दे सकता है जो ट्रेडिंग एक्सपर्ट हो, दैट इज नॉट माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, बट ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ऐसी कौन सी चीज़ें हम स्कैम से बच सकें? स्कैम से बचने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि जिस कंपनी से आप बात कर रहे हैं क्या ये वही कंपनी है, आप ऑफिशियल चैनल से बात कर रहे हैं। रिसेंटली मैं देख रहा था एक आपके पास स्कैमिंग के ऐसे तरीके आए हुए हैं कि आप अगर समा टीवी की वेबसाइट है तो वो जो लैंग्वेज है, वो जो एड्रेस है, उसमें आपको समा टीवी ही लगेगा, तो वो उन्होंने लैटिन वर्ड्स और दूसरे वर्ड्स यूज़ किए होंगे जो समा टीवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं जा रहे होंगे, आपको फेक वेबसाइट पे जा रहे होंगे। एक केस कुछ वीडियोस है, जैसे अभी आपने मुझे ब्रेक पे एक बड़ी वीडियो दिखा के आपने मुझे हैरान कर दिया, तो मतलब ये तो लोग बड़े आराम से पागल बन सकते हैं इसमें, लोग मार्केटिंग कर रहे हैं ऐसे, हाँ, AI के थ्रू। बिल्कुल, आपको AI में इम्पर्सोनेशन करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मुझे आपको इम्पर्सोनेट करने के लिए आपकी एक पिक्चर चाहिए और 5 सेकंड का वॉइस चाहिए। आप ही के वॉइस से और आप ही के अंदाज़े गुफ्तगू से मैं किसी भी चीज़ की मार्केटिंग कर सकता हूँ, क्रिप्टो की मार्केटिंग कर सकता हूँ। अच्छा, जो आपने मुझे ब्रेक में दिखाया, क्या मैं ऑन एयर दिखा सकती हूँ लोगों को? अच्छा, मैं ज़रा चाहूँगी जी, क्योंकि ब्रेक में जो मुझे समझा रहे थे मुमताज़ के मध्य, अब ये कितना आसान हो गया है कि लोगों को स्कैम करना। सो उसमें उन्होंने मुझे कुछ पिक्चर्स दिखाने, उन्होंने कहा आप किसकी पिक्चर में कुछ चीज़ सुनना चाहती हैं? मैंने कहा जी मैं कमला हारिस की पिक्चर की में अपने लिए तारीफ सुनना चाहती हूँ। मैंने कहा ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो उसी विद इन अ मिनट, ये आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि देखिए आजकल डीप फेक वीडियोस भी मौजूद हैं, और आप लोग प्लीज़ 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 किसी स्कैम का ऐसा ना बनेगा, क्योंकि जहाँ पर हम जावेद साहब भी जो एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे, तो सिर्फ एजुकेशन नहीं बल्कि आप का अपनी रिसर्च होना और अपना स्मार्ट होना भी जरूरी। आई वीडियो मैं भेज दिया। हाँ। डीप फेक की मध्य आप बात करिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस वीडियो आपने किसको भेजी? मैंने नूर को भेजा। अच्छा नूर को, चले नूर, अगर ये मैम चाहेंगे अच्छी बात है, वरना मैं यहाँ दिखा रही होती, ये अगर वीडियो चल सकेगी तो फिर आपके साथ शेयर भी कर देंगे। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक केस सुनाता हूँ डीप फेक का। जी जी। ये टेक्नोलॉजी, ये इंसिडेंट जो है वो 2019 का इंसिडेंट, सॉरी 2021 का इंसिडेंट है, ये रिपोर्टेड है। हांगकांग की कंपनी थी, उनकी एक साउथ मॉर्निंग चाइना पोस्ट है, उनकी न्यूज़ आर्टिकल है कि हांगकांग की कंपनी में 24-25 मिलियन डॉलर्स का स्कैम पाया गया, एम्बेजलमेंट पाई गई। तो जब उनको ऑडिट हुआ, उन्होंने कहा कि 25 मिलियन डॉलर कहाँ गए? तो इन्वेस्टिगेशन, जो उनकी अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन थी, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि CFO को कहा गया कि भाई CFO ने वीडियो कॉल की थी अकाउंट्स की टीम को, और CFO की डायरेक्शन पे ये ट्रांजेक्शन हुई थी, तो CFO को पकड़ लिया गया। तो CFO ने कहा भाई बताओ मुझे पे इल्ज़ाम क्या है? तो उस पर चार्जशीट बताई गई कि भाई आपने फलां डेट फलां टाइम को अकाउंट्स की टीम को ये वीडियो कॉल की थी, जिसमें 4-5 लोग अकाउंट्स की टीम के मौजूद थे, और उन्होंने आपने कहा कि ये ट्रांजेक्शन कर दो, तो उन्होंने कर दिया आपके कहने पे। तो उन्होंने कहा यार मुझे अपना स्केड्यूल चेक करने दो, मैंने ट्रांजेक्शन की है नहीं की, क्योंकि मैं CFO हूँ, हज़ारों ट्रांजेक्शन देख रहा होता हूँ। तो जब उन्होंने ट्रांजेक्शन अपनी चीज़ें अपनी स्केड्यूल चेक किया तो वो हंस पड़े। उन्होंने कहा यार आप लोग पागल तो नहीं हो गए? उस डे टू टाइम पे, जिस टाइम पे आप कह रहे हैं मैंने वीडियो कॉल की है, मैं तो फलां पैराडाइज पे था, वहाँ पे तो इंटरनेट नहीं आता, तो वीडियो कॉल मैं कैसे करूँगा? तो हांगकांग पुलिस ने कंक्लूड किया कि CFO को इम्पर्सोनेट किया गया था, उसकी फेस और वॉइस को एक डीप फेक कॉल की गई। अभी एक हॉलीवुड स्टार भी तो थे, उनकी भी तो ऐसी भाई मेरी टीम को मेरी आवाज़ आ रही है और मेरी टीम को अगर वो वीडियो मिल गई तो मैं चाहूँगी वो चलाए ज़रूर। हाँ ठीक है। सो वो क्या कहते हैं, वो ऐसे एक हॉलीवुड के स्टार थे, वो एक खातून से बात कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने खातून से पैसे जो उनको हनी ट्रैप किया, वो खातून को पैसे भेजती रही हैं। बिल्कुल। तो मतलब कैसे कैसे वो नए किस्म के ट्रैप्स आ गए और जो स्कैम्स आ गए, मेरे ख्याल से आपको बचना चाहिए। अभी हमसे ये रो रहे हैं कि जी कोई फ़ोन पे बात आपको कॉल करता है और आपसे आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन लेके जो है वो आपको वो लूटना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे स्कैमर्स भी ऑनलाइन बैठे हुए जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आपको देखें कॉल आएगी कि सामने एक नॉन नंबर से वीडियो कॉल आएगी। अक्सर हम लोग अपने इंटरनेट ऑन रख रहे होते हैं, तो वीडियो कॉल में आप जब देखेंगे कि सामने जो है वो आपका भांजा है, बहन है, भतीजी है, कोई भी लव्ड बंद है, कोई दोस्त है, आवाज़ भी उसकी होगी, शक्ल भी उसकी होगी। वो कहेगा मेरे साथ इमरजेंसी हो गई है, मैंने किसी गाड़ी को टक्कर मार दी है, मेरे से कोई एक्सीडेंट हो गया है, इमीडिएटली मुझे फलां अकाउंट में 50,000 भेज दें। तो आपने एक फैमिली फ्रेंड्स कोड बनाना है जो कि आपको पता होगा, आपके फैमिली को पता होगा। जब स्कैमर अगर ये भी काम करेगा कि वो वीडियो और वॉइस को इम्पर्सोनेट कर सकता है, उसको कोड का नहीं पता होगा। ठीक है, ये आप अपनी ट्रेंड बना लें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ये कोई फिक्शन नहीं है। अच्छा, ये राइट नाउ हो रहा है। ये अगर देख रहे हैं तो मैं आपको वीडियो दिखाती हूं जनाब, ये जरा वीडियो देखिए। Hey, this is Kamala Harris and I would like to appreciate Madiha Naqvi for her wonderful morning show and she is a great host. अब मैं जरा आपको दोबारा से Hey, दिखाती this हूँ। is Kamala Harris and I would like to appreciate Madiha Naqvi for her wonderful morning show and she is a great host. देख पा रहे हैं आप?
ठीक है, ये देख लें जनाब, अब Hey, तारीफ this is सुनने मेरी। Kamala Harris, and I would like to appreciate Madiha Nakji for her wonderful morning show, and she is a great host. सो जस्ट इमेजिन कि मतलब टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल है तो टेक्नोलॉजी का ऐसा भी इस्तेमाल आपके सामने है। और अगर ऐसी कोई वीडियोस हों या कोई भी आप देखें कुछ चीज़ में करना चाह रहे हैं, आप देखिए कि नोन फेसेस हैं। मैं छोटी सी मिसाल देती हूँ, ख़वातीन ने अगर कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो आप देखेंगे कि जो आपकी फेवरेट मॉडल है या आपके कोई भी ऐसा बंदा जिसको फॉलो कर रहे हैं, पर्टिकुलर आयज़ा खान, मतलब हर खातून को बहुत पसंद है, ठीक है। आयज़ा खान कोई चीज़ अगर प्रोडक्ट बेच रही है कि भाई मेरी स्किन इतनी अच्छी जो है वो ग्लो इसलिए है क्योंकि मैं ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ, और आप कहेंगे वाह वाह यार मैं तो फ़ौरन इसको जाके करती हूँ। ये मतलब ये छोटे छोटे लेवल की मैं आपको बता रही हूँ स्कैम्स किस तरीके से हैं। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और जैसे उन्होंने फैमिली कोर्ट के वाले से बात भी की, तो क्योंकि इस तरह के कोर्ट्स को ब्रेक इन करना बड़ा मुश्किल होगा। मुझे बताएं, पेरेंट्स को यूजुअली नहीं पता होता था कि आपके बच्चे किन चीज़ों में पड़े हुए हैं, और स्पेशली हमारे पेरेंट्स के लिए ये डिजिटल करेंसी की वर्ल्ड, ये क्रिप्टो, ये बिटकॉइन एक बड़ा एलियन किस्म की उनके लिए वर्ल्ड है जिनको वो नहीं समझ पाते। इज़ देयर एनी वे कि हम अपने बच्चों को ऐसी किसी, अगर बच्चा आपकी कोई चीज़ ऐसी कर रहा हो तो हमें उसका पता होना चाहिए। और क्योंकि बहुत सारे बच्चे माँ बाप को इसलिए भी बताते कि क्या इनको समझाना पड़ेगा, तो वो अपने बस उसमें लगे हुए हैं। बिल्कुल, हर थोड़े दिन के बाद एक ऐसा केस होता है जो कि हमारी आंखें खोलने पर जो है ना वो मजबूर कर रहा होता है। तो नंबर 1 टिप तो ये है कि बच्चों को शुरू से ही आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देनी है, क्योंकि हम एक इंसान की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग अगर हम अपने हाथ में रखते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में होती है। अगर हमने उसको दुनिया के ऊपर छोड़ दिया कि वो ट्रायल एंड एरर से सीखेगा, तो दैट मीन्स कि हमने उसके ऊपर से वो कंट्रोल्स हटा दिए। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको ये ज़रूर बताना है कि क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या राइट बात है आपकी, सक्सेस का क्या रॉन्ग पाथ है, लियोर ना हो जाए वो इतनी। एग्जैक्टली। फिर आपने फाइनेंशियल प्रेशर्स को भी हटाना है कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जो हमने बचपन से किया है कि कमाओगे नहीं तो खाओगे कैसे। पूरी ज़िंदगी हमने उन्हीं फाइनेंशियल प्रेशर्स पे गुजारी हुई है, तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को भी आपने कुछ सब्जेक्टिव वेल बीइंग से भी कनेक्टेड करना है। सब्जेक्टिव वेल बीइंग से मुराद ये होती है कि कंटेनमेंट और पीस चीज़ों से नहीं है। जैसे द न्यू रिच इज लाइक मेंटल पीस। एग्जैक्टली, आपकी अपनी खुशी से। क्यों? क्योंकि आपको बच्चों को उस प्रेशर को जब आप कम करोगे तो आपने उनके अंदर वो कंपटीशन, कंपैरिजन, उन सारी दौड़ों से आपने कहीं ना कहीं उसको एक बैलेंस्ड वे में उसकी तरबियत कर रहे हो, ताकि उसको जब वो नहीं अगर उस कंपटीशन में जीत सके तो कम से कम मेंटल हेल्थ इशूज़ ना आए कि उसको डिप्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है या स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। फिर हमने एक ये भी चीज़ देखनी है कि वो किन लोगों को फॉलो कर रहा है। एक ऐसी अंधेर दुनिया है, जैसे अभी मुमताज़ ने तो दिखा के हैरान से ज़्यादा तो डरा दिया। इट्स अ वेरी स्केरी वर्ल्ड आउट देयर। उस स्केरी वर्ल्ड आउट देयर के लिए क्या हमने अपने बच्चे को प्रिपेयर कराया हुआ है कि इस अंधेरी नगरी में वो जा रहा है तो वो किसका हाथ पकड़ के जाएगा? तो हमें क्या हमने बड़ों को भी प्रिपेयर किया, हम खुद भी प्रिपेयर्ड हैं? एग्जैक्टली, तो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड। और अगर हमारी प्रिपरेशन ये है कि हमने बच्चे का हाथ पकड़कर उस दुनिया में 7 कदम रखना है ताकि हम भी देख सकें कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एंड वो किन लोगों को फॉलो कर रहा है। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि हर वक्त उसको पैसे की भरमार दिखा रहे हैं, डॉलर्स और पाउंड्स गिर रहे हैं, गाड़ियाँ गिर रही है कॉन्स्टेंटली, अगर वो ये इन्फ्लुएंसर्स को देख रहा होगा तो उसकी प्रोग्रामिंग क्या चल रही होगी, वो फाइनेंशियल ग्रीड या लालच उसके दिमाग में बैठ रही है। तो हमें इन चीज़ों पर भी जो है वो बड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। एक तरफ ये कि हम अब ये कहते हैं कि अपने लिए नौकरी के मौके अब खुद पैदा करें। हम कहते हैं पहले तो हम अच्छा पढ़े होते थे कि जी मैं अच्छी जॉब मिलेगी, लेकिन अब कहते हैं अब ये ना सोचें कि आपको जॉब मिलेगी, आपने अपने लिए खुद एक जॉब पैदा करनी है, ठीक है। अब उसमें ये चीज़ भी है कि चलो ठीक है जॉब पैदा भी करें, बट एट द सेम टाइम आपकी कंटेनमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको लगता है आपने एक इतने सर्टेन अमाउंट कमा लिया तो ठीक है चीज़ें हो जाती है। लेकिन मैं आजकल छोटे छोटे बच्चों की गोल्स देख रही होती हूँ, वो कह रहे हैं बस 30 में जाके हमने 30 तक पूरी दुनिया में ट्रैवल इसलिए क्योंकि वो वाली प्रोग्रामिंग देख रहे हैं, उनका दिमाग की प्रोग्रामिंग हो रही है। और आखिरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, खुदा न खास्ता अगर कोई बच्चा किसी गलत राह पर चल चुका है, खुदा न खास्ता अगर वो किसी चीज़ पे नुकसान उठा रहा है, प्लीज़ वो घर में आए और इमोशनल सेफ्टी वाला एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे कि वो जितने भी नुकसान में, वो जितने भी गड्ढे में गिरा हुआ, वो आके अपने पेरेंट्स को बताए कि आई नीड हेल्प। इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों से भी जो है वो इजाज़त देना चाहूँगी, और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक शहीद मीर रज़ा के कातलों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ, और जो उनके पेरेंट्स की जो बेबसी है अपने बच्चे की तमाम तहकीकात और तफ्तीश को लेकर उस बेबसी को जल्दी ख़त्म करें, उनको इंसाफ ज़रूर मिले। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रही, आबाद रही, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी दी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।